अच्छा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास हम लोग का ठीक से नहीं हुआ था ना, वो कुछ मीटिंग फीटिंग था तो क्लास हम लोग का ठीक से नहीं हुआ। तो पिछला क्लास का जो टॉपिक था उस टॉपिक को ही हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसका बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। अच्छा, सबको अपना माइक और वीडियो ऑफ कर दो। सबको अपना माइक और वीडियो ऑफ कर दो। अच्छा, हम जो नोट्स तुम लोगों को भेजा था वो मिला है? फर्स्ट चैप्टर का जो नोट्स हम दिए थे वो मिला है? यस सर। अच्छा, जिसको नहीं मिला है अपना दोस्तों से कलेक्ट कर लो, क्योंकि हम ग्रुप में दे चुके हैं। हाँ, अपना दोस्तों से कलेक्ट कर लो। ओके सर। ग्रुप में दिया हुआ है, देखना। अच्छा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग पहले जो शुरुआती चैप्टर हम लोगों का था, मतलब हमारा पर्यावरण को लेकर जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, उसी का एक पार्ट को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। वो है संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना। संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, पहले ये हम लोग को ध्यान से सुनना और समझना होगा। सतत विकास का जो संकल्पना था वो पहला दफ़ा आया था एक रिपोर्ट के अनुसार, और उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा समान भविष्य, हमारा समान भविष्य। तो इस रिपोर्ट को पहली दफ़ा जिस कमीशन ने पेश किया था उस कमीशन का नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। इस रिपोर्ट को पहले दफ़ा जिस कमीशन ने पेश किया था उसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड क्यों? क्योंकि इस कमीशन का जो चेयरमैन थे वो तत्कालीन नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। उसका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। तो उन्हीं का नामकरण के अनुसार इस कमीशन का नाम दिया गया था ब्रंटलैंड कमीशन। और ब्रंटलैंड कमीशन जो रिपोर्ट पेश किया था वो रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारे समान भविष्य। और उसी में पहली दफ़ा हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास को सतत विकास का एक संज्ञा, सतत विकास का एक डेफिनेशन हम लोगों को मिला था। तो आवर कॉमन फ्यूचर के अनुसार सतत विकास हम लोग किसे कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग किसे कहेंगे, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में कोई समझौता किए बगैर पूरा करता है, वैसे विकास को हम लोग बोलेंगे सतत विकास। हम एक बार फिर से दोहराते हैं। जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में कोई समझौता किए बगैर पूरा करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे सतत विकास। मतलब आज का जो पीढ़ी है उनको जिंदा रहने के लिए हमारे दुनिया से संसाधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन संसाधन का इस्तेमाल साइंटिफिक होना चाहिए। संसाधन का इस्तेमाल अगर हम लोग अनसाइंटिफिकली करेंगे तो अगली जो पीढ़ियाँ आएंगे इस दुनिया में हमारे, उन पीढ़ियों के पास संसाधन बचेंगे नहीं। संसाधन का क्वालिटी, संसाधन का क्वांटिटी दोनों घटता रहेगा, और इसके कारण भविष्य के जो पीढ़ियाँ हैं उनका लाइफस्टाइल बढ़िया कभी नहीं रह पाएगा। तो विकास ऐसी होने चाहिए कि आज का जो पीढ़ी है वो संसाधन का ऐसा इस्तेमाल करे ताकि भविष्य के जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन्स, वो अपने जो ज़रूरत है वो भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सके विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइज़, मतलब बिना कोई समझौता किए वो भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। तो ऐसे विकास को हम लोग बोलेंगे सतत विकास। और इस विकास का जो धारणा, इस विकास का जो डेफिनेशन पहले दफ़ा हम लोगों को दिया गया था एक रिपोर्ट के दौरान, और रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा समान भविष्य। अच्छा, इसके बाद सतत विकास को लेकर हम लोग आलोचना को थोड़ा और बढ़ाते हैं। मतलब
सतत विकास का 3 स्तंभ है। उन 3 स्तंभों के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। सतत विकास का पहला स्तंभ है पर्यावरण, दूसरा स्तंभ है सामाजिक स्तंभ और तीसरी स्तंभ है आर्थिक स्तंभ। तो सतत विकास का तीनों स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ है पर्यावरण, दूसरा स्तंभ है सामाजिक स्तंभ और तीसरा स्तंभ है आर्थिक स्तंभ। तो पहला जो पर्यावरण का स्तंभ है, मतलब उस स्तंभ के दौरान हम लोग चाहेंगे पर्यावरण के विकास, सामाजिक स्तंभ के दौरान हम लोग चाहेंगे समाज का विकास और आर्थिक स्तंभ के दौरान हम लोग चाहेंगे हमारे जो अर्थनैतिक व्यवस्था है उनमें विकास। अगर ये तीनों विकास साथ में चलें तभी हम लोग बोलेंगे कि सतत विकास संभव हुआ है। क्योंकि सतत विकास बोलने में काफ़ी आसान है, लेकिन उसको अचीव करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग देश हैं, वहाँ की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण, इतनी वैचित्र्य होने के कारण सतत विकास अचीव करना उतना आसान नहीं है। तो अगर हम लोग पर्यावरण का विकास, समाज का विकास और हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थनीति का विकास, इन तीनों विकास को साथ में चला पाएंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि सतत विकास संभव हुआ है। अब सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। तो उन प्रायोरिटीज़ को लेके हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट आर द व्हाट यू कैन से प्रायोरिटीज़ और गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, तो सतत विकास का जो पहली गोल है, पहली प्रायोरिटी, वो है जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना। तो सतत विकास का जो पहला प्रायोरिटी है वो है जनसंख्या में वृद्धि को मंदित करना। क्योंकि अगर हम लोग जनसंख्या में जो वृद्धि है उस पर रोक नहीं लगा पाएंगे तो कभी भी दुनिया का संसाधन के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कभी नहीं घटेगा। पानी का और डिमांड रहेगा, फसल का और डिमांड रहेगा, स्वच्छ वायु का और डिमांड रहेगा। तो ये डिमांड बढ़ता ही रहेगा, खाना का डिमांड बढ़ता रहेगा। तो मतलब हम लोग कभी विकास को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पहला प्रायोरिटी ये है कि जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना। दूसरी प्रायोरिटी यह है कि गरीबी, असमानता और तीसरी दुनिया के क्षेत्र में जो आपका डेट्स है, मतलब ऋण, उस ऋण को ख़त्म करना। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग तीसरी दुनिया को देखेंगे, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ अभी तक डेवलपमेंट पूरी तरह से संभव नहीं है या फिर डेवलपमेंट चल रहा है, विकास का प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसे देशों में जैसे इंडिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे देशों में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि गरीबी, एक बहुत बड़ा समस्या यह है कि इनइक्वालिटी, मतलब असमानता। और तीसरी बात अगर आप लोग सोचेंगे कि हमारे देश इट इज़ अंडर अ लॉट ऑफ डेट, मतलब काफ़ी हम लोगों का लोन्स है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से। तो अगर सतत विकास अचीव करना है तो गरीबी, असमानता और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से जो लोन है उस लोन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो सतत विकास अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा प्रायोरिटी यह है कि कृषि को दीर्घ प्रयोगी बनाना, मतलब एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना। अगर हम लोग एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल नहीं बना पाएंगे और सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं होगा और भविष्य में खाना का क्राइसिस शुरू हो जाएगा। तो कृषि में सस्टेनेबिलिटी हम लोग कैसे लाएंगे? कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जो जैव विविधता है उसको बचा के रखना। हार्मफुल जो फर्टिलाइज़र्स है, हार्मफुल जो पेस्टिसाइड्स है, उसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते उसको बंद करना है। ठीक है, और सब बहुत ज़रूरी तरह यह है कि जो प्रदूषण की समस्या है वैसे समस्याओं को रोकना है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसका बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और एक प्रायोरिटी एरिया है कि वनों तथा अन्य जो हैबिटेट्स हैं उनका संरक्षण करना। अगर आप वन को लेके सोचेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि
वन एक ऐसी परितंत्र है जहाँ तरह तरह की पौधे और तरह तरह की प्राणी की अस्तित्व मिलता है। तो वन से हमको सिर्फ इकोलॉजिकल सर्विसेज नहीं, इकोनॉमिकल सर्विसेज भी मिलते हैं। वन से हमको इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल सर्विसेज दोनों मिलते हैं। तरह तरह की प्रोडक्ट्स, लकड़ी वगैरह प्रोडक्ट्स हम वन से गैदर करते हैं। तो इस वन का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम वन का संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो जैव विविधता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी, उसका संरक्षण भी संभव नहीं होगा। इसी के साथ दुनिया में वन को छोड़ के और भी तरह तरह की हैबिटेट्स हैं, जहाँ तरह तरह की आपका वनस्पति, तरह तरह की प्राणी वहाँ भी रहते हैं। तो उन सारे जो हैबिटेट्स है उन सारे हैबिटेट्स को संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। जैसे अगर आप तृणभूमि को सोचेंगे, ग्रासलैंड में तरह तरह की प्राणियाँ रहते हैं। अगर आप डेजर्ट्स के बारे में सोचेंगे, उनका भी कंजर्वेशन ज़रूरी है। अगर आप मैंग्रोव्स के बारे में सोचेंगे, उसका भी कंजर्वेशन ज़रूरी है। तो जहाँ भी हम लोग देखेंगे कि तरह तरह की प्राणियाँ और उद्भिद वनस्पति रहते हैं, उन सारी इलाकों के कंजर्वेशन, संरक्षण काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। नेक्स्ट जो प्रायोरिटी एरिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का, वो है जल और ऊर्जा की उपयोग को दीर्घोपयोगी बनाना। मतलब एडिंग सस्टेनेबिलिटी टू वाटर एंड एनर्जी यूज़, पानी का इस्तेमाल को और एफिशिएंट बनाना। पानी का इस्तेमाल को और एफिशिएंट बनाना, पानी का जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को कम करना। उसी तरह अगर हम लोग ऊर्जा के बारे में सोचेंगे, एनर्जी, हमारे जो थर्ड वर्ल्ड में एनर्जी एक क्राइसिस फैक्टर है। हर जगह आपका एनर्जी इज़ नॉट चीप, एनर्जी सस्ती नहीं है यहाँ, ऊर्जा काफ़ी महंगी है और सबका पास एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे जो भविष्य के टेक्नोलॉजीज़ आएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि भविष्य के जो टेक्नोलॉजीज़ है वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब उस तरह की टेक्नोलॉजीज़, उस तरह की प्रजुक्ति के इस्तेमाल के दौरान हमारे जो एनर्जी वेस्टेज वो कम होना चाहिए और एनर्जी एफिशिएंसी और बढ़ना चाहिए। और लास्टली वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट प्रोडक्शन को कम करना। क्योंकि दुनिया में अगर आप देखेंगे कि कोई भी प्रोसेस हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, कृषि क्षेत्र हो, हमारे जो घरेलू क्षेत्र हैं, कोई भी प्रोसेस में हम लोग इनवेरिएबली वेस्ट जनरेट करते हैं। अपशिष्ट का उत्पादन हम लोग काफ़ी करते हैं। तो इस वेस्ट या फिर अपशिष्ट का उत्पादन को कम करना है। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को इतना बेहतरीन बनाना चाहिए ताकि वेस्ट जनरेशन कम होता रहे और वेस्ट का जो रिसाइकलिंग, जिसको हम लोग हिंदी में पुनर्चक्रण कहते हैं, पुनर्चक्रण प्रक्रिया, उस पुनर्चक्रण प्रक्रिया या फिर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाना है। अगर हम लोग ये सब कर पाएंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास हम लोग अचीव कर पाएंगे। और अगर हम लोग सतत विकास का अचीव कर पाएँ तभी हमारी जो भविष्य पीढ़ी है वो अपना जो ज़रूरत है बिना कोई समझौता करके अपने ज़रूरतों को वो पूरी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग पहला चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अच्छा, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं पहला चैप्टर से, नहीं तो हम दूसरा चैप्टर को शुरू कर देंगे। Sir, can you give it a summary of this chapter? समरी देखो ना, हम एक तो नोट दे चुके हैं। अच्छा ठीक है, हम एक तो समरी ना, चैप्टर का जो सारांश है ना, हम एक तो सारांश देखते हैं, जुगाड़ करके हम वो भी ग्रुप में दे देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है Okay, sir. ठीक है, चैप्टर का सारांश हम दे देंगे ग्रुप में। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग हमारे जो दूसरी चैप्टर है मतलब संसाधन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन शुरू करेंगे। संसाधन मतलब रिसोर्स, संसाधन मतलब जिसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि हम लोग संसाधन किसे कहते हैं, या फिर सिंपली अगर बोलेंगे कि रिसोर्स हम लोग किसे कहते हैं।
अब संसाधन या फिर रिसोर्स हम उसे ही कहेंगे जिसको हम अपने पर्यावरण से जुगाड़ करते हैं, पर्यावरण से जिसका हम गैदर करते हैं, और उस गैदर्ड संसाधन से हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो मतलब संसाधन कोई ऐसी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई ऐसा सर्विस हो सकता है जो हमारी ज़रूरत पूरी करता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा याद रखना है कि संसाधन कोई भी इंसान का ग्रीड या फिर लोभ उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। संसाधन से हम सिर्फ अपना ज़रूरत पूरा कर पाएंगे, संसाधन से हमारा जो लोभ है उस लोभ कभी पूरी नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो संसाधन, कोई भी संसाधन को संसाधन होने के लिए उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना चाहिए। तो जैसे पहले उसका एक उपयोगिता होना चाहिए या फिर कार्यकारिता होना चाहिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंक्शनैलिटी कहते हैं। दूसरी, उसका प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग योग्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में सर्विसिबिलिटी कहते हैं। तीसरा, वो संसाधन ग्रहणीय होना चाहिए, ग्रहण योग्यता रहना चाहिए उसका, मतलब इट शुड हैव एक्सेप्टेबिलिटी। चौथा, संसाधन का एक डिमांड होना चाहिए, बाज़ार में, मार्केट में उसका एक चाहिदा होना चाहिए। अगर डिमांड या फिर चाहिदा नहीं रहेगा तो उसको हम लोग संसाधन नहीं कह पाएंगे। उसके बाद जिसे भी हम लोग संसाधन कहेंगे वो हमारे जो पर्यावरण है वो पर्यावरण का मित्र होना चाहिए, मतलब इट शुड बी इको फ्रेंडली, अदरवाइज़ हम उसको संसाधन नहीं कहेंगे। और लास्टली जिसको हम लोग संसाधन कहते हैं वो हमारी जो बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल है, इट शुड हैव द एबिलिटी टू प्रिजर्व द बायोस्फीयर, मतलब हमारे जीव मंडल की संरक्षण करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। तो जिसे भी हम लोग संसाधन कहते हैं वो संसाधन हमारी ज़रूरत पूरी करता है, संसाधन हम अपने पर्यावरण से ग्रहण करते हैं, वो हमारे जैविक पर्यावरण से हो सकता है या फिर अजैविक पर्यावरण से हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विस को संसाधन कहने के दौरान उसका कुछ चारित्रिक वैशिष्ट्य होना चाहिए। और वो चारित्रिक वैशिष्ट्य या फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होना है? पहला, उसका उपयोगिता या फिर कार्यकारिता होना चाहिए। दूसरा, उसका प्रयोग योग्यता होना चाहिए। तीसरा, वो ग्रहणीय होना चाहिए या फिर उसका ग्रहण योग्यता होना चाहिए। चौथी, उसका एक चाहिदा या फिर मार्केट में डिमांड रहना चाहिए। पांचवी, वो संसाधन इको फ्रेंडली या फिर पर्यावरण का मित्र होना चाहिए। और चौथी, उस संसाधन में हमारे जीव मंडल को संरक्षण करने की क्षमता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका संसाधन, कोई भी संसाधन का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग संसाधन का एक श्रेणी विभाग करेंगे, मतलब कितनी तरह की संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकार बनेंगे। अब जैविक जो वैशिष्ट्य हैं उनके अनुसार हम संसाधन को दो भाग में बांट सकते हैं। एक है जो जैविक संसाधन और दूसरी है जो अजैविक संसाधन। तो जैविक वैशिष्ट्य के अनुसार हम लोग हमारे ग्रह में उपलब्ध जो संसाधन है उसको दो भाग में बांटेंगे। एक है जैविक संसाधन जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, या फिर अजैविक संसाधन जिसको हम लोग अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। तो फिर जैविक संसाधन किसे कहेंगे? जो संसाधन हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से गैदर करते हैं, मतलब कोई वनस्पति हो, कोई उद्भिद हो, कोई अणुजीव हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम जो संसाधन गैदर करते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे जैविक संसाधन या फिर बायोटिक रिसोर्स। अब ये जो जैविक संसाधन है ये दो तरह की हो सकते हैं। एक है जो आपका रिन्यूएबल होगा, मतलब नवीकरणीय होगा, और दूसरा है जो अनवीकरणीय होगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय जो जैविक संसाधन है उसका अंदर हमारे जो प्राणी संसाधन है, उद्भिद संसाधन या फिर वनस्पति संसाधन है वो गिर जाएगा। और जो अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय जो जैविक संसाधन है उसका अंदर जो हमारा जो
फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ये सब पड़ जाएगा, क्योंकि याद रखना है कि कोयला, पेट्रोलियम ये सब भी जैविक है। हाँ, कोयला, पेट्रोलियम हमारे जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, वो जो पास्ट ऑर्गेनिजम्स, उनका डेड बॉडी से ही ये सब कोल, पेट्रोलियम बना है। तो कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स ये सभी हम लोग का जैविक संसाधन है। और जो अजैविक संसाधन है उसमें हमारा जो खनिज पदार्थ है, खनिज संसाधन, वो आ जाएगा, जैसे लोहा, सोना, कॉपर, ये सब हो गया आपका अजैविक संसाधन। मतलब जैविक वैशिष्ट के अनुसार हम लोग संसाधन को दो भाग में बांटे हैं। एक है जो नवीकरणीय है, एक है आपका जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक है नवीकरणीय जैविक संसाधन और दूसरी है अनवीकरणीय जैविक संसाधन। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं, जो स्थायित्व के अनुसार किया जा सकता है। स्थायित्व के अनुसार हम लोग हमारे ग्रह में उपलब्ध संसाधनों को दो बड़े हिस्सों में बांट सकेंगे, एक है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय अर्थात जो काफ़ी मात्रा में उपस्थित है और जिसको हम लोग चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, जैसे सूर्य की प्रकाश, वायुमंडलीय जो गैस हैं, यहाँ जो मतलब हमारे जो पानी का उपस्थिति है, हम लोग चाहकर भी दुनिया का पानी को ख़त्म कर नहीं पाएंगे। हम लोग उसको दूषित कर सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमारे जो वायुमंडलीय जो गैस हैं, हम लोग वायुमंडल को दूषित कर पाएंगे लेकिन वायुमंडल को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सारी संसाधनों को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय, मतलब जो काफ़ी मात्रा में हमारे ग्रह में उपस्थित है और जिसको हम लोग चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और दूसरी जो है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब दैट इज़ अ स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स अर्थात जिसका परिमाण सीमित है, जो सीमित परिमाण में हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कोयला, जैसे आपका पेट्रोलियम, तेल, हाँ, जैसे आपका जो मिनरल रिसोर्स। दुनिया में अगर आप सोचेंगे कि कोयला का परिमाण सीमित है, असीमित नहीं है, इसीलिए आज से लगभग सोचिए अगला 50 या फिर 100 साल में कोयला पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो पेट्रोलियम है जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो भी असीमित नहीं है, सीमित है, तो वो भी सोचिए अगला 25-30 साल तक ख़त्म होने की संभावना है। तो स्थायित्व के अनुसार हम लोग हमारे जो संसाधन है उसको दो हिस्सों में बांटे हैं, एक है आपका जो नवीकरणीय है और दूसरा जो नवीकरणीय नहीं है। तीसरी और एक भाग संभव है जो सृष्टि की उपादान के अनुसार हो सकता है। संसाधन का सृष्टि की उपादान उसका अनुसार हो सकता है, वो है हमारे जो प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है हमारा मानव संसाधन और तीसरा है हमारे जो सांस्कृतिक संसाधन। तो सृष्टि की उपादान के अनुसार हम लोग हमारे ग्रह में उपस्थित संसाधन को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है जो प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा है हमारा जो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, और तीसरी है जो सांस्कृतिक संसाधन या फिर कल्चरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो भी संसाधन, जो भी चीज़, जो भी सर्विस हम हमारे पर्यावरण से ग्रहण करते हैं, वही होगी आपका प्राकृतिक संसाधन। वो ऑक्सीजन हो सकती है, वो स्वच्छ पीने का पानी हो सकता है, वो कोई प्राणी संसाधन हो सकता है, कुछ भी। और जब भी हम लोग मानव संसाधन के बारे में बात करेंगे, मानव संसाधन अर्थात हमारे जो कर्म दक्षता है, हाँ, हमारे जो वर्क पावर है, वर्क एबिलिटी है, टेक्निकल स्किल्स है, वो सब हो गया आपका मानव संसाधन, कर्म दक्षता। और तीसरी होगी आपकी कल्चरल संसाधन, कल्चरल रिसोर्स, मतलब सांस्कृतिक संसाधन। सांस्कृतिक संसाधन अर्थात हमारे जो विज्ञान की चेतना है, हमारा जो शिक्षा है, हमारे जो कारीगरी दक्षता है, ये सब आ जाएगा आपका सांस्कृतिक संसाधन में। तो हम एक बार पूरी संसाधन की श्रेणी विभाग को फिर से दोहराते हैं। संसाधन का श्रेणी विभाग हम लोग तीन भाग में कर सकते हैं। पहली है जैविक वैशिष्ट के अनुसार, दूसरी है संसाधन के स्थायित्व के अनुसार, और तीसरी है संसाधन की सृष्टि की उपादान के अनुसार। जैविक वैशिष्ट के अनुसार हम लोग संसाधन को
दो भागों में बांटे थे। एक है जैविक संसाधन और दूसरी है अजैविक संसाधन। स्थायित्व के अनुसार हम लोग ग्रह की संसाधन को दो भागों में बांटे थे। एक है जो नवीकरणीय संसाधन है और दूसरी जो अनवीकरणीय है। और सृष्टि की उपादान के अनुसार हम लोग संसाधन को तीन भागों में बांटे हैं। पहली है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है आपका मानविक संसाधन और तीसरा है आपका कल्चरल रिसोर्स या फिर सांस्कृतिक संसाधन। अब संसाधन के बारे में आप लोग अपना लोअर क्लासेस में, नीची क्लासेस में आप लोग काफ़ी पढ़े हैं। तो एग्ज़ाम के लिए हम लोग को कौन कौन संसाधन पढ़ना है आप लोग थोड़ा नोट कर दीजिए। हम बोलते जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। पहले लिखिए वन संसाधन। उसके बाद लिखिए जल संसाधन। वन संसाधन, उसके बाद लिखिए जल संसाधन। उसके बाद लिखिए खनिज संसाधन, मतलब मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स। उसके बाद लिखिए खाद्य संसाधन, फूड रिसोर्स, खाद्य संसाधन, फूड रिसोर्स, फूड रिसोर्स। उसके बाद नोट कीजिए भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स। और भूमि संसाधन के बाद लिखिए ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, तो इन सारी संसाधन के बारे में आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो जब भी आप लोग एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे तब दो तरह की एनर्जी रिसोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है जो हमारी जो प्रचलित ऊर्जा है, मतलब कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये जो प्रचलित ऊर्जा की सोर्सेज हैं इनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा है जो अप्रचलित है। अप्रचलित अर्थात जैसे सौर्य ऊर्जा, फिर वायवीय ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा, फिर पारमाणविक ऊर्जा, ये सब के बारे में, ये जो अप्रचलित ऊर्जा की सोर्सेज हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन संसाधन पढ़ना है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। पहला पढ़ना है आपको वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्स। दूसरा आपको पढ़ना है वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। और उसके बाद पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्स, खनिज संसाधन। उसके बाद फूड रिसोर्स, खाद्य संसाधन। उसके बाद लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। और फिर ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, एनर्जी रिसोर्स में दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़िएगा ज़रूर। एक है जो प्रचलित है और दूसरी जो अप्रचलित शक्ति है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा करके नोट्स दे देंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। हम इसको दो भाग में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ पाइएगा, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ चैप्टर्स है, पिछले लोअर क्लास में आप लोग पढ़े हैं। तो एक ही चीज़ बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्लास को एंड करें। बोलो सर, ये जो एग्जाम है ये 10 मार्क्स का होगा? एग्ज़ाम तुम्हारा 10 मार्क्स का, वो तो इंटरनल है। इंटरनल अभी देरी है, लेकिन तुम लोग प्रिपरेशन रखो वो 40 मार्क्स के लिए, जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। हाँ, जो यूनिवर्सिटी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा पहला सेक्शन में 5 मार्क्स का, 5 ठो, मतलब एक एक करके 5 ठो सवाल रहेगा। और फिर दूसरा सेक्शन में फिर 5 ठो सवाल रहेगा 2 मार्क्स का।
तो मतलब तुम्हारा कुल मिला के 5 और 10 15 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। और तीसरी सेक्शन में तुम्हारा 3 तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, वहाँ हो गया 15 15 15 30। और लास्ट जो सेक्शन है वहाँ एक रचनात्मक प्रश्न रहेगा ऐसे टाइप, तो वहाँ तुमको एक 10 मार्क्स का उत्तर लिखना होगा, 30 और 10 40। तो 40 हो गया आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम और 10 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होगा, हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, और कुछ पूछना है तो बोलो, और कुछ जानना है? सर हमारा क्वेश्चन पेपर हिंदी में रहेगा ना? ना, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा, लेकिन क्योंकि आप लोग हिंदी शिफ्ट का स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। सर यूनिवर्सिटी में एग्जाम 40। हाँ, हेलो बोलो। सर, बोल रहे जो यूनिवर्सिटी में 40 मार्क्स का एग्जाम होगा वो मतलब इंग्लिश में रहेगा? क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, ENVS का क्वेश्चन इंग्लिश और बंगाली में रहेगा, तुम आंसर हिंदी में लिख सकते हो। और सर जो कॉलेज में रहेगा 10 मार्क्स का वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, वो कौन ट्रांसलेट करेगा बोलो, टाइप कौन करेगा? ओ जी सर, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इंग्लिश में रहेगा। हाँ, तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ रहता है या फिर इंग्लिश बहुत कठिन रहेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो एकदम जनरल इंग्लिश, इजी इंग्लिश में रहता है, ताकि सबको समझ में आए, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर। PDF बांग्ला में शेयर किया तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। बांग्ला में तुम लोग का ग्रुप में हम सेंड करते ही नहीं है। तुम लोग का ग्रुप में हम अभी तक एक ही हिंदी में दीजिए, बांग्ला में PDF है तो कंफ्यूज हो जाएगा। अरे बाबा, तुम लोग का ग्रुप में हम बांग्ला में PDF सेंड ही नहीं किए हैं। हमको मालूम नहीं है कि हिंदी शिफ्ट का स्टूडेंट बांग्ला नहीं पढ़ पाएगा। तुम लोग का ग्रुप, हाँ, तुम्हारा थर्ड लेसन का PDF बांग्ला में शेयर किया हुआ। अरे तुम्हारा ग्रुप नहीं है, वो दूसरा ग्रुप है। अभी तो ग्रुप नहीं बना है। जी सर, ग्रुप नहीं बना है हिंदी शिफ्ट का भी। हिंदी शिफ्ट का जो एक ही तो ग्रुप है, उसी में नहीं, तुम्हारा हिंदी शिफ्ट का एक तो ग्रुप है, उसमें हम देखे हैं, उसी में तो आज हम लिंक सेंड किए हैं। और नहीं तो हम देवाशीष सर को सेंड कर देंगे। देवाशीष सर जो तुम्हारा कोऑर्डिनेटर है, देवाशीष सर से तुम लोग कलेक्ट कर लेना, हम सर को भेज देंगे, सर तुम लोग को भेज देंगे। ठीक है, ठीक है सर। जो सिलेबस है वो सारा एक ही रहेगा? सब एक है, सबके लिए समान। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर, हमको EVS का सिलेबस नहीं मिला है। अब जिसका मिला है उससे मांग लो, जिसको मिला है उससे मांग लो। हम तो कब दे दिए हैं ENVS का सिलेबस, 1 महीना पहले दे चुके हैं। ठीक है, हम और एक बार दे देंगे। ठीक है सर, ग्रुप में ज्वाइन ही नहीं है EVS का। ENVS का तुम लोग का हिंदी शिफ्ट का कोई अलग से एक तो ग्रुप है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स है। अब वो सब स्टूडेंट हिंदी शिफ्ट का है कि नहीं है हमको मालूम नहीं है। ग्रुप का नाम है ENVS फॉर हिंदी शिफ्ट, हम तो उसी में लिंक सेंड करते हैं क्लास का। अब वो सर, लेकिन वो ग्रुप नहीं है ये हिंदी का। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एक तो हिंदी शिफ्ट का ग्रुप बनाओ। ठीक है, ग्रुप बना के हमको ऐड कर लो। इसमें सारी हिंदी की लड़की मतलब स्टूडेंट। तुम लोग एक तो ग्रुप बनाओ ना, ग्रुप बना के हमको उसमें ऐड कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर क्लास को हम खत्म करते हैं। ठीक। सर, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता दीजिएगा ना। शॉर्ट क्वेश्चन तो अभी बोल दिए, क्या बोले बोलो, अभी हम क्या बोले? मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन? वो हम कैसे बोल देंगे? सर, मतलब लॉन्ग का डिसीजन क्या है ना, लॉन्ग आंसर का, उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन का कोई सजेशन नहीं होता है। शॉर्ट क्वेश्चन का मुश्किल है सजेशन करना, लॉन्ग क्वेश्चन का सजेशन हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन हाउ कैन आई सजेस्ट? तो कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है, उसका सर, तो इसी के अंदर जाएंगे ना, जल ऊर्जा जो आप लिखा है इसी के अंदर जाएंगे ना। जो नोट हम देंगे उसी के अंदर से ज्यादातर तुम्हारा सवाल रहेगा, उसका चिंता नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। क्लास कब होगा? फिर क्लास होगा तुम लोग का अगला वेडनेसडे 12 बजे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।
सर 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन कुछ लिखवा दीजिएगा ना। हम नोट दे देंगे और एग्ज़ाम का पहले हम सजेशन दे देंगे। अभी एग्ज़ाम देरी है, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर। Sir, what about our attendance? Attendance, you need not bother about attendance. Attendance, I will be looking into it. Okay, sir.